वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहाँ पे क्लास 11 का जो अध्याय 5 है पुष्पी पादपों की आकारिकी, इसका हम लोग चला रहे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम यस स्टडी पर फॉलो कर लीजिएगा और वहाँ पे कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्लास 11 की बायोलॉजी है अध्याय 5। आप लोग कहेंगे तो नीट की भी तैयारी करवा देंगे। यदि नीट की तैयारी करना है तो कमेंट कीजिए, तो नीट की क्लास भी अवेलेबल करवा देंगे। रात के समय आप लोग नीट की अलग से क्लास चलाई जाएगी। तो यहाँ पे अध्याय 5 पुष्पी पादपों की आकारिकी, पुष्पी पादपों की आकारिकी हमारा। तो हम लोग ने बहुत सारे चीजों को डिस्कशन किया था, जैसे कि जड़ों के प्रकार, जड़ों की कार्य, ठीक है ना, और जड़ों के सामान्य रक्षण, जड़ों के विभिन्न भाग, ये सब देख लिए थे। अब हमारा आएगा जड़ों के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स यानी कि जड़ों के रूपांतरण, जड़ों का रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट यानी जड़ों का रूपांतरण हमारा होता क्या है। तो कुछ विशेष कार्यों को करने हेतु जो जड़ें होती हैं रूपांतरित हो जाती हैं, यानी कि उनका एक दूसरे से एक रूप से दूसरे रूप में क्या बदल जाना ही जड़ों का रूपांतरण कहलाता है। जड़ों का रूपांतरण क्या लिखेंगे, तो कुछ विशेष कार्य को करने के लिए, कुछ विशेष कार्य को करने के लिए कुछ जड़ें रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे जड़ों का रूपांतरण कहा जाता है, जड़ों का रूपांतरण कहा जाता है। तो कुछ विशेष कार्य को करने के लिए कुछ जड़ें क्या हो जाती हैं, रूपांतरित हो जाती हैं, जिसे ही हम लोग जड़ों का रूपांतरण कहा जाता है। अब जड़ें तो कई प्रकार होती हैं, तो जैसे हमारी मुसला जड़ों की रूपांतरण, कंदिल जड़ों के रूपांतरण, शंकुआकार जड़ों का रूपांतरण और कुंभ रूपी जड़ों का रूपांतरण। चलिए देखते हैं हर एक जड़ों का रूपांतरण हम लोग देखेंगे। तो जड़ों का रूपांतरण के प्रकार कितने प्रकार से होती हैं, तो इनके अगर प्रकार देखें तो पहला आती है मुसला जड़ों के रूपांतरण, मुसला जड़ों के रूपांतरण, मुसला जड़ों के रूपांतरण। अगर मुसला जड़ों के रूपांतरण देखें तो यह हमारी अगर देखें तो इसको कई भागों में बांटा गया है। पहला अगर देखें तो भोजन का संग्रह करने वाली जड़ें, अगर मुसला जड़ों के रूपांतरण में देखें तो भोजन का संग्रह करने वाली जड़ें। फिर हमारी आ जाती है ग्रंथिल जड़ें, फिर हमारी आ जाती है श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर वाली जड़ें ना। तो पहला आता है मुसला जड़ों का रूपांतरण। अब मुसला जड़ों में कैसे कैसे आती हैं, जैसे कि तर्क रूपी जड़ें आती है, शंकुआकार जड़ें आती हैं और कुंभ रूपी जड़ें आती हैं और हमारी कांदिल जड़ें आती हैं, ठीक है ना, याद रखना। मुसला जड़ों में जैसे कौन कौन सी आती है, जैसे मूली आती है, गाजर आती है, शलजम आती है और गुलाबास आता है। तो इन जड़ों का क्या होता है, रूपांतरण होता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मुसला जड़ों का रूपांतरण कहा जाता है, ठीक है ना। फिर आती हैं अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। दूसरा हमारा क्या जाता है, अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण। ये अपस्थानिक जड़ों का रूपांतरण क्या है, विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं वो भी हमारी क्या हो जाती है, बदल जाती हैं। अपस्थानिक जड़ें हमारी कहाँ पाई जाती है, जो हमारी सरफेस पे पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपस्थानी जड़ें कहा जाता है। ओके, इतना याद रखिएगा जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अगर आ जाए तो आपको लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो दो ही प्रकार से होता है, पहला किसके द्वारा होता है, आपकी मुसला जड़ों का रूपांतरण, दूसरा अपस्थानिक जड़ों का
रूपांतरण। तो दो ही प्रकार से यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब इसके अंदर बहुत सारे हैं तो उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लिख देंगे तो भी आपका चलेगा। अब आता है हमारा तना के बारे में। किसके बारे में आता है? तना के बारे में। हेडिंग क्या डालेंगे? तना। तना को बोलते हैं स्टेम। तना को बोलते हैं स्टेम। तना को क्या बोला जाता है? तो तना को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है स्टेम। स्टेम होता क्या है? तो किसी पौधे का वह मुख्य भाग जिसका विकास भ्रूण के प्रांकर तथा बीज पत्राधार के द्वारा होता है उसे तना या प्ररोह कहलाता है। ठीक है ना, याद रखना। तना क्या होता है? तो लिखेंगे किसी पौधे का वह मुख्य अक्ष, किसी पौधे का वह मुख्य अक्ष, किसी पौधे का वह मुख्य अक्ष जिसका विकास भ्रूण के प्रांकर तथा बीज पत्राधर के द्वारा होता है, बीज पत्राधर के द्वारा होता है उसे तना या प्ररोह कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसे हम लोग कहते हैं तना या प्ररोह कहा जाता है। पुष्पी पादपों में जो तने होती हैं वो शाखाएं, पत्ती और पुष्पों एवं फल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। तना पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता है। याद रखना, ये जो तना होता है किसमें विभेदित होता है? तो यह हमारी पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तना पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। जो तना होता है वो किसमें विभेदित होता है? तो तना हमारा पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित होता है। तना होता क्या है? तो किसी पौधे का वह मुख्य अक्ष जिसका विकास भ्रूण के प्रांकर तथा बीज पत्राधर के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तना। अब हम लोग जानते हैं तना के सामान्य लक्षण। मान लीजिए अगर कोई बोले कि तना के क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं तो कैसे बताएंगे? तो हेडिंग क्या डालेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों? तना के सामान्य लक्षण। तना के सामान्य लक्षण। तना के क्या क्या सामान्य लक्षण होते हैं अगर देखें, यानी कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेम। तो तना के क्या क्या लक्षण होते हैं? दिखाई नहीं दे रहा है। तना के सामान्य लक्षण। ओके, तना के सामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं? तो पहला ये होता है कि यह पौधे के मुख्य अक्ष का आरोही भाग तना कहलाता है। आरोही मतलब बढ़ने वाला। मुख्य अक्ष उसका मेन एक्सिस जो देखिए सीधा रहता है, ऐसे पेड़ रहते हैं तो ये हमेशा बढ़ता रहता है। तो जो बढ़ता है, ग्रो करता है, वही क्या होता है? तना कहता है, तना कहलाता है। तो पहला क्या लिखेंगे? पौधे के मुख्य अक्ष का आरोही भाग तना कहलाता है। आरोही भाग क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो तना कहलाता है। दूसरा क्या हो जाएगा? तने का विकास भ्रूण के प्रांकर तथा बीज पत्राधर के द्वारा ही होता है। ठीक है ना। तने का विकास
तने का विकास भ्रूण के प्रांकुर तथा बीज पत्राधर से होता है। दूसरा लक्षण हो गया। तीसरा क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? तीसरा आएगा कि तना प्रायः सीधा होता है तथा इसकी वृद्धि भ्रूण के विपरीत यानी कि ऊपर की ओर होती है। ठीक ना? तना प्रायः सीधा होता है तथा इसकी वृद्धि भ्रूण के विपरीत होती है। और हमारा चौथे पॉइंट में क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चौथे पॉइंट में बन जाएगा कि तने के शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है जिसके कारण तने की लंबाई वृद्धि होती है। ये शीर्षस्थ का मतलब क्या होता है चलिए बताते हैं अभी। तने के शीर्ष पर शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है। शीर्षस्थ कलिका पाई जाती है जिसके कारण तने की लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए इसका मतलब ये होता है, देखिए जैसे जो तना होता है देखते हैं आप लोग, उसके बाहर की ओर अगर तना है, देखिए अगर उसको थोड़ा कट करके देखिए अंदर की ओर, तो देखिए उसमें सफेद व्हाइट के जैसे जो पाया जाता है वही क्या होता है हमारा शीर्षस्थ, यानी कि ऊपर की ओर ग्रो करता हुआ। ठीक ना? तो जाहिर सी बात है जब ये ग्रो करेगा तो जब कलिकाएं उनमें शीर्षस्थ जो कलिकाएं होती है, अगर ये ग्रो करेगा तो इसकी लंबाई में क्या होगी? वृद्धि होगी। पांचवा क्या होता है कि तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। तने पर बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं। ठीक है? और छठवां हमारा क्या होता है? तने पर शाखाएं तथा पत्तियों की उत्पत्ति बाह्य रूप से होता है। ठीक है? तने पर शाखाएं तथा पत्तियों की उत्पत्ति बाह्य रूप से होती है। ओके, अब आती है हमारी तने पर उपस्थित कुछ संरचनाएं, यानी कि तने पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। अब उस पे हम लोग यहाँ पे हाइलाइट्स करेंगे। तने पर उपस्थित संरचनाएं तने पर कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं? तो पहली पाई जाती कलिकाएं। क्या पाई जाती है? कलिकाएं। पहली पाई जाती हैं कलिकाएं। तने पर पहली पे क्या पाई जाती है? कलिकाएं पाई जाती है। अगर कलिकाएं में अगर आपको लिखना होगा क्या होती हैं, तो कलिकाएं पौधे का अत्यंत महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें पत्तियों, पुष्पों, शाखाओं आदि की वृद्धि होती है। ठीक ना? यह पौधे के तने की महत्वपूर्ण भाग होती है
जिसमें या जिस पर पौधे में पत्तियों या पत्तियां पुष्प तथा शाखाओं की वृद्धि होती है। फिर आता है आपकी अपस्थानिक कलिकाएं। दूसरी क्या आती है? अपस्थानिक कलिकाएं। ये अपस्थानिक कलिकाएं क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो सामान्य एवं सहायक कलिका के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से विकसित होने वाली कलिकाएं अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती हैं। ठीक है ना? सामान्य एवं सहायक कलिका के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से विकसित होने वाले कलिकाएं अपस्थानिक कलिकाएं कहलाती हैं। ओके। तीसरा होता है मेरे प्यारे बच्चों पर्व तथा पर्व संधि। ये पर्व और पर्व संधि क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो तने या तने की शाखाओं का वह स्थान जहां से पत्तियां निकलती हैं ना, जहां से पत्तियां निकलती हैं उसे पर्व संधि तथा पर्व संधियों का मध्य भाग पर्व कहलाता है तथा पर्व संधि का मध्य भाग पर्व कहलाता है। ठीक है ना? जैसे कि बांस तथा कुछ घासों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। फिर आती है पर्ण चिन्ह। चौथा क्या आता है? पर्ण चिन्ह। ये पर्ण चिन्ह क्या होती हैं? जब तने पर स्थित पत्तियों से पृथक होने पर जो चिन्ह दिखाई देता है उसे हम लोग पर्ण संधि चिन्ह कहते हैं। फिर आती है वातरंध्र। ये वातरंध्र क्या होता है? तो वातरंध्र ये होता है, ये सूक्ष्म छिद्र नुमा संरचनाएं होती हैं जो पुराने तनों पर पाई जाती हैं ना, और यहाँ से गैसों का क्या होता है? आदान प्रदान होता है। किसमें? वातरंध्र में। तो ये मेरे प्यारे बच्चों क्लास 11th की बायोलॉजी के चैप्टर 5 है हमारा। इसको पूरा नोट कर लीजिए, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप नीट की तैयारी करते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं उसकी भी तैयारी करवा दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।